नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हॉटपॉट सेशन आपके 12। अच्छा, हॉटपॉट सेशन 12 क्या है? हॉटपॉट सेशन 12 हॉटपॉट सेशन 12 आपके पास है बहुकला प्रणाली, पॉलीफेज सिस्टम है ये। बहुकला प्रणाली पॉलीफेज सिस्टम बोलते हैं इसको अपन, है ना। तो ये आपके पास क्या होगी? पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम बहुकला प्रणाली पॉलीफेज सिस्टम। तो पहले तो देखो, हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलीफेज जो है का मतलब क्या है। पॉलीफेज मतलब आपके 3 फेज हो सकते हैं, 2 फेज हो सकते हैं, 6 फेज हो सकते हैं, 12 फेज हो सकते हैं, 144 फेज हो सकते हैं। ये सब पॉलीफेज के अंदर आते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम बहुकला प्रणाली के अंतर्गत 3 फेज प्रणाली का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बहुकला, तो बहुकला में हम पढ़ते क्या है? 3 फेज सिस्टम। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे आपके 3 फेज सिस्टम के बारे में ही कि 3 फेज सिस्टम होता क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सिस्टम है वो 3 फेज सिस्टम ही तो है। आप सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल कर रहे हो? आप सबसे ज़्यादा 3 फेज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, 3 फेज सिस्टम तो बात की बातें हैं। सबसे पहले आप देखो कि सिंगल फेज, है ना, आपके सिंगल फेज का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सिंगल फेज का उत्पादन किस तरीके से होता है। आप देखना, जब किसी भी कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखकर घुमाते हो ना, तो उसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वो आपके सिंगल फेज होता है ना। वहां पर आपको सिंगल फेज का उत्पादन देखने को मिलता है। दोबारा बोल रहा हूं कि किसी भी मैग्नेटिक आपके फील्ड में जब एक कॉइल को रखकर घुमाया जाता है तो एक फेज का उत्पादन होता है। अगर आप 2 कॉइल को एक दूसरे पर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड करके घुमाओगे तो 2 फेज का उत्पादन होगा। यदि आपके 3 कॉइल को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस्ड करके चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हो तो आपको 3 फेज का उत्पादन प्राप्त होता है। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना, और आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो हम क्या बात करते हैं, सिंगल फेज का उत्पादन क्या होगा? बोले, जब किसी एक कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो सिंगल फेज का उत्पादन होता है। ये आपके पास क्या स्टेटमेंट है कि जब आप किसी भी एक कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाओगे तो वहां पर आपके जनरेशन ऑफ सिंगल फेज होगा, है ना। अब आप देखो, जनरेशन ऑफ सिंगल फेज तो हो गया। बोले हाँ सर, हो गया, पैदा हो गया, सिंगल फेज पैदा हो चुका है। अब सिंगल फेज के साथ आपने क्या पढ़ना है? आप देखना, जो भी फेज हो उसके साथ हम क्या पढ़ते हैं ये समझते हैं, फिर हम सिंगल फेज पे पढ़ेंगे उस चीज को। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फेज वोल्टेज क्या होते हैं। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी बात करेंगे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पर। आप देखना, सिंगल फेज प्रणाली में आपने कभी भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। वहां सिर्फ एक पढ़ते हैं, फेज आ रहा है, फेज जा रहा है ना, बस फेज, या फिर हम बोलते हैं वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज या वोल्टेज करंट बोलते हैं। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट टर्म यूज नहीं करते। उसके पीछे कारण पता है क्या है? क्योंकि सिंगल फेज प्रणाली में आपके VL का मान VPH के बराबर होता है, और चूंकि VL का मान VPH के बराबर होता है, इसीलिए हम यहां पर आपके फेज और लाइन शब्द यूज नहीं करते। अच्छा, यही चीज हम करंट के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं, लेकिन मैं भी करंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं केवल वोल्टेज की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो सिंगल फेज प्रणाली में आपकी क्या है? लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम 2 फेज का उत्पादन। 2 फेज का उत्पादन
दो फेज का उत्पादन कैसे करेंगे। अब देखना, जब आप किन्हीं दो कॉइल को 90 डिग्री वैद्युतिक रूप से विस्थापित करते हो तो दो फेज का उत्पादन होता है। दोबारा बोल रहा हूँ कि 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। अब 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझना। आप देखना, कई बार जब हम बोलते हैं 90 डिग्री तो आप कॉइल को ऐसे रख देते हो। अच्छा, टीचर भी आपके क्या करता है, इसको चित्र जब बनाता है तो कॉइल ऐसे रखता है, इस तरीके से स्थापित करता है और बोलता है कि चलो इसके अंदर आपके दो फेज पैदा हो गया। लेकिन ये मैकेनिकल एंगल है, ये आपको दिख रहा है ना, राइट एंगल है ना, मैकेनिकल एंगल है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्लॉट्स हैं और स्लॉट आपके एंगल पर स्लॉट जो है वो आ रहा है मेरा 20 डिग्री। एंगल जो है पर स्लॉट वो कितना आ रहा है, 20 डिग्री आ रहा है ना। अब आपको 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो आप देखना 20 तो 4 से तो आपके क्या हो जाएगा 80, और पांचवा आपके एंगल जो आ रहा है वो मान लेते हैं अपन 30 डिग्री आ रहा है, तो 3 स्लॉट पर आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। 30 30 30 90 हो गया। तो ये वाला और ये वाला मान लो 3 स्लॉट का गैप है, तो ये ऐसे स्थापित कर रखिए। अब बताओ कहीं से भी ये आपको एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या? बोले सर मैकेनिकली ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये एक स्लॉट जो है इसके बीच में आपको 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये एक स्लॉट, दूसरा स्लॉट और तीसरा स्लॉट, इन दोनों के बीच में टोटल आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो 90 डिग्री है। ये हो सकता था और पास हो जाती है ना, हो सकता है यहां पर आ जाती। ठीक है, तो जब हम फील्ड में देखते हैं तो कई बार बोलते हैं यार फील्ड में तो 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा, टीचर ने तो पढ़ाया था कि 90 डिग्री। तो कारण इसलिए था कि बेचारे टीचर को यहाँ आपको दिखाना था, इसलिए उसने 90 डिग्री यहाँ दिखा दिया आपको, है ना। वहाँ फील्ड में आपको 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और बोल रहे हैं ना हम आपसे इलेक्ट्रिकल एंगल, तो आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर कि यार ये इलेक्ट्रिकल एंगल क्यों बोल रहे हैं। सिंपल बोल देते हैं ना कि दो कॉइल को 90 डिग्री पर स्थापित करके जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो आपके क्या है, दो फेज का उत्पादन होता है। हमने ये नहीं बोला, हमने बोला है जब किन्हीं दो कॉइल को 90 डिग्री वैद्युतिक रूप से विस्थापित किया जाता है तो आपके दो फेज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, जब किन्हीं दो कॉइल को 90 डिग्री वैद्युतिक विस्थापन पर रखकर, इस विस्थापन पर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो आपके दो फेज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये दो फेज का उत्पादन होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्पादित दोनों फेजों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है ना। उत्पादित दोनों फेजों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, उत्पादित दोनों फेजों के बीच 90 डिग्री का वैद्युतिक विस्थापन, 90 डिग्री का वैद्युतिक विस्थापन होता है। इस बात को समझते हैं, 90 डिग्री वैद्युतिक विस्थापन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। 90 डिग्री वैद्युतिक विस्थापन का मतलब समझते हैं, और समझने के लिए जो स्पेस इस्तेमाल करूंगा वो ये वाली होगी। अब देखना यहां पर मैंने कहा 90 डिग्री आपके फेज डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मान लो मेरा पहला आपके पास फेज जो है वो ये है, दिस इज V1, तो दूसरा आपके पास जो फेज होगा वो होगा V2। अच्छा, V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये आपके पास मूल बिंदु है और इनके बीच में कलांतर जो है वो आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप देखना, अगर मैं इसको और इसको जोड़ना चाहता हूं तो इसका वेक्टर सम जो है वो ये होगा, इसका वेक्टर सम क्या होगा आपके, ये होगा। अच्छा, V1 और V2 का परिमाण आपके पास सेम है ना, V1 और V2 का परिमाण आपके पास सेम है, तो ये आपके पास क्या है, V1 बराबर V2 बराबर VPH,
ठीक है, ये पर्टिकुलर फेज वोल्टेज है क्योंकि फेज में पैदा हुआ है, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो देखो यहाँ अगर जोड़ते हैं, इस चीज को जोड़ते हैं, तो ये क्या आएगा, जब इन दोनों का मान समान है तो ये आपके पास होगा √2 VPH, और इस वोल्टेज को हम कहते हैं लाइन वोल्टेज। ये किसके बराबर है, ये VL के बराबर है। तो हमारे पास रिलेशन में क्या आया, हमारे पास आया कि लाइन वोल्टेज जो है वो √2 आपके VPH के बराबर होते हैं। मतलब दो फेज प्रणाली में लाइन वोल्टता का मान फेज वोल्टता का √2 गुना होता है। दोबारा बोल रहा हूं, दो फेज प्रणाली में लाइन वोल्टता का मान फेज वोल्टता के √2 गुना के बराबर होता है ना। बस ये बोला है मैंने आपको। तो बड़ी सिंपल सी भाषा बोली है मैंने कि दो फेज प्रणाली में लाइन वोल्टता का मान फेज वोल्टता के √2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब आपके ये होता है, और फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो VL बराबर √2 ऑफ VPH, और इसे बढ़िया से प्यारे से रेड कलर के बॉक्स में बंद कर देना ताकि नोट्स आपके क्या है, देखने में आपको सुंदर लगे। चलिए उतार लो यार फटाफट। अरे उतार तो लोगे ना, ये तो रिकॉर्ड में मिलेगा आपको, तो फिर उतारने का क्या टाइम देना है। जब भी आप चाहो पोज कर दो, रुक गया है ना, वापस प्ले करोगे वापस चालू हो जाएगा। तो चलो इसको हटाते हैं और इसके बाद जो है आगे बात करते हैं थ्री फेज प्रणाली के बारे में ना। तो ये चीज़ जो है क्लियर हो गई है, और अभी जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, थ्री फेज प्रणाली। अच्छा देखो, टू फेज प्रणाली के अंदर हमने कुछ बातें करना भूल गए थे, वहाँ जगह भी नहीं थी, इसलिए आपके क्या है वहाँ बातें भी नहीं हो पाई। आपको पता होना चाहिए कि टू फेज प्रणाली में, दो फेज प्रणाली में लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज से √2 गुना होता है, और दो फेज प्रणाली का उपयोग जो हम करते हैं वो विशेष प्रकार की विद्युत भट्टियों में करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस है ना, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उपयोग की बात पूछे तो आप ध्यान रख लेना कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, टू फेज सिस्टम का विशेष प्रकार की विद्युत भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं। विशेष प्रकार की विद्युत भट्टियों में जो है इसका उपयोग करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस में करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी बोला है वो पीछे वाले में लिख देना। और अभी जो है आप फटाफट हेडिंग लगाओ आपके थ्री फेज प्रणाली, थ्री फेज प्रणाली, थ्री फेज प्रणाली। अब देखो थ्री फेज प्रणाली होता क्या है। थ्री फेज प्रणाली आपके जो है वो है कि अगर हम किन्हीं तीन कोयल को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट करके वैद्युतिक क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो आपको तीनों कोयल में जो उत्पन्न होने वाला फेज है वो आपको थ्री फेज सिस्टम निकाल के देगा, आपको थ्री फेज सिस्टम निकाल के देगा, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक कोयल है और इस कोयल को हम 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पे रख देते हैं। अब देखो ये मेरे पास पहला कोयल है और ये मेरे पास आपके दूसरा कोयल है और ये जो है ये हमारे पास आपके तीसरा कोयल है। अब आप देखना ये एंगल मैंने आपको दिखाने के लिए 120 डिग्री बनाया है। ये जब आप फील्ड में देखोगे तो ये इतना ही मिलेगा, उस बात की कोई गारंटी नहीं है, है ना। मैंने कोशिश किया है कि ये वाला जो एंगल है वो आपको 120 दिखे, है ना। ये वाला एंगल भी आपको 120 दिखे और ये वाला एंगल भी आपको 120 दिखे, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखकर घुमाते हो तो यहाँ पर पैदा होने वाला आपके जो चुंबकीय क्षेत्र, जो आपके पास फेज होंगे वो क्या होंगे, थ्री फेज। तो यहाँ पर आपके आर फेज हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी फेज हो जाएगा, है ना। मतलब आपको यहाँ आउटर पे तीन फेज सप्लाई मिल जाएगी, आउटर पर तीन फेज प्रणाली देखने को मिलेगी, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब किन्हीं तीन कॉइल को 120 डिग्री वैद्युतिक रूप से विस्थापित करके चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो तीन फेज का निर्माण होता है, ठीक
ठीक है। अच्छा, उत्पन्न होने वाले फेजों के बीच 120 डिग्री का कलांतर होता है। दोबारा बोल रहा हूं, उत्पन्न होने वाले फेजों के बीच 120 डिग्री का कलांतर होता है। तो पहले तो अपन ये स्टेटमेंट लिखते हैं, जो स्टेटमेंट मैंने भी बोला आपके लिए। तो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या है? पहला स्टेटमेंट ये है कि किन्हीं तीन कॉइल को जब 120 डिग्री वैद्युतिक विस्थापन पर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो 3 फेज का उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरेशन ऑफ 3 फेज कैसे होगा। तो अभी देखो, जनरेशन ऑफ सिंगल फेज आपको क्लियर है, जनरेशन ऑफ आपके क्या है 2 फेज क्लियर है, जनरेशन ऑफ आपके 3 फेज आपका क्लियर है, और आपके 2 फेज तक तो रिलेशन भी क्लियर है वोल्टेज और फेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में। क्लियर? चलो, तो ये आपका 3 फेज पैदा हो गया है। अब आपने ध्यान क्या रखना है कि भाई उत्पादित होने वाले जो फेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोणीय विस्थापन पर होंगे, है ना। इसके ऊपर बकायदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भाई 3 फेज प्रणाली में जो आपके पास उत्पादित फेज वोल्टेज होते हैं उनके बीच में कोणीय डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो आप बोलोगे उनके बीच में कोणीय विस्थापन 120 डिग्री का होता है। तो यहां लिखते हैं उत्पादित फेजों के बीच 120 डिग्री का कलांतर आपके होता है। उत्पादित फेजों के बीच 120 डिग्री का कलांतर होता है। तो ये जो 120 डिग्री है इससे ध्यान रखना आप, है ना। ये 120 यहाँ भी मिला हुआ है, इस पर आपको टिक लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना। आप जब आप मॉडल पेपर लगाओगे टेस्ट 1 पर जाके, अच्छा देखो मैं पढ़ा यहाँ रहा हूँ और आपने इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट 1 पे जाओ। टेस्ट 1 जो है वो एक कंप्लीट एग्जाम सॉल्यूशन आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। जब आप उस टेस्ट 1 को परचेस कर उस पर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ आपका सब्जेक्ट इंप्रूव हुआ है। उस पर देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा, मिनी टेस्ट, मेगी टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब मिल जाएंगे। क्लियर? तो आप पढ़िए यहाँ पर और तैयारी जो है वो आपके टेस्ट 1 पर कीजिए। क्योंकि देखो यार, कोई भी आप जब आप करते हो तो वहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ स्व मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये तो चेक करोगे ना आप कहाँ भी स्टैंड कर रहे हो। अब आप पढ़े जा रहे हो यार, पढ़े जा रहे हो, लेकिन आप खुद को चेक नहीं कर रहे हो कि आप उस जगह पर कहाँ पर हो। मतलब अगर मैं आपको 0 to 10 कोई बोलूँ कि आपको मार्क्स देने हैं तो 0 to 10 में आपको क्या मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो स्व मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है और स्व मूल्यांकन के लिए आप जाइए टेस्ट 1 के ऊपर, है ना। एक बार जाके चेक करना, मतलब 3000 से ज्यादा टेस्ट हैं। मैथ मिल जाएगी, टेक्निकल मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगा, जीके मिल जाएगी, जीएस मिल जाएगी, है ना, कंप्यूटर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना, भले आप आपकी क्या टेक्निकल से हो या फिर आप जो है शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सेट की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, टेस्ट 1 आपके पास क्या है, सिंगल सॉल्यूशन है। चलिए, तो अभी जो है हम बात करते हैं यहां पर अगले पॉइंट की। अब इसने कहा है कि उत्पादित फेजों के बीच 120 डिग्री का कलांतर होता है। चलो फेज पैदा करते हैं अपन यहां पर। तो ये आपके पास क्या है, पहला फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है। और ये फेज जो है दिस इज VPH, ये भी आपके पास क्या है VPH, और ये आपके पास क्या है VPH। अच्छा, इनका परिमाण समान होगा, इनका परिमाण आपके पास क्या होता है, समान होता है। मतलब तीनों फेजों पर पैदा होने वाले वोल्टेज जो है वो सेम मैग्नीट्यूड में होंगे। तो V1 या VR बराबर VY बराबर आपके VB बराबर VPH
फेज वोल्टेज के बराबर होंगे। इनका परिमाण जो है वो क्या होगा, आपका समान होगा। अच्छा, जब इन फेज वोल्टेज से आप आपके क्या है लाइन वोल्टेज निकालोगे तो वो इनसे √3 गुना ज़्यादा होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि लाइन वोल्टता का मान फेज वोल्टता से √3 गुना अधिक होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कि 3 फेज है ना में 3 फेज में लाइन वोल्टता का मान फेज वोल्टता का √3 गुना होता है। √3 गुना होता है। अब कब कहाँ होता है वो बात की बात है। अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं कि भाई 3 फेज का उत्पादन हो गया। कैसे हुआ, बोले कोई भी 3 कोयल लो, उन्हें इलेक्ट्रिकल आपके 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पे रखो और मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसे घुमा दो तो आपको 3 फेज प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, जो 3 फेज प्राप्त होंगे उनमें आपके क्या होगा, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा और इन उत्पादित फेजों को हम RYB मतलब इसके रूप में परिभाषित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके जो 3 फेज होते हैं इनको RYB के रूप में परिभाषित करते हैं। R का मतलब होता है रेड, Y का मतलब होता है येलो और B का मतलब आपके पास क्या होगा, ब्लू। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो इसको अभी हम आपके क्या है क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो बधाई हो आपको, 3 फेज पैदा हो चुका है। और 3 फेज पैदा होने के बाद अब हम जो है तैयारियां कर लेते हैं 3 फेज को हैंडल करने की। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूं आपके शब्दावली की बात करता हूं। शब्दावली आपके पास क्या होती है, टर्मिनोलॉजी। शब्दावली हम क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी। तो 3 फेज प्रणाली में जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे उस टर्मिनोलॉजी पर बात करते हैं अपन कि 3 फेज प्रणाली में हम किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और वो शब्द आपके क्या क्या होते हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं यहाँ पर 3 फेज प्रणाली में कला अनुक्रम जो है हिंदी में है, इंग्लिश में तो कहते हैं फेज सीक्वेंस। हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको फेज सीक्वेंस, कला अनुक्रम फेज सीक्वेंस। अच्छा, कला अनुक्रम फेज सीक्वेंस क्या होता है, उत्पादित फेजों के वास्तविक क्रम को कला अनुक्रम कहते हैं। मतलब जो आपने फेज पैदा किए थे ना, वो फेज किस क्रम में थे। दोबारा बोल रहा हूं, जो फेज आपने पैदा किए हैं उसमें सबसे पहले कौन पैदा हुआ है, बाद में कौन हुआ है और फिर उसके लास्ट में कौन हुआ है, ये बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, उत्पादित फेजों के वास्तविक क्रम को कला अनुक्रम कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, उत्पादित फेजों के वास्तविक क्रम को कला अनुक्रम कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं, है ना। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लेते हैं। उत्पादित फेजों के वास्तविक क्रम को कला अनुक्रम कहते हैं। उत्पादित फेजों के वास्तविक क्रम को कला अनुक्रम कहते हैं, फेज सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए जो फेज सीक्वेंस होता है ना, 2 प्रकार का फेज सीक्वेंस होता है। एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। दोबारा बोल रहा हूँ, फेज सीक्वेंस जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और एक होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देखो कला अनुक्रम जो है 2 प्रकार का होता है। एक आपके पास क्या होगा, धनात्मक कला अनुक्रम और दूसरा आपके पास क्या होगा, ऋणात्मक कला अनुक्रम। ठीक है ना, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, तो अभी आप देखना यहां पर अगर हम बात करें तो भारत में प्रचलित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत में कौन सा फेज सीक्वेंस आपके प्रचलित है। तो आप बोलोगे भारत में नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है वो आपका प्रचलन में है, ठीक ना। अभी आप देखो फेज सीक्वेंस हम निकालते कैसे हैं। जैसे कि मान लो ये आपके पास क्या है, ये है, तो ये आपके पास क्या है, R है, ये है Y है और ये आपके पास क्या है, B है।
क्लियर। तो आप देखना अगर मैं ये आपके सीक्वेंस रख रहा हूं, दिस इज आर वाई बी, तो ये है नेगेटिव, और अगर मैं घड़ी की दिशा में हूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखना अगर धनात्मक की बात करते हैं तो धनात्मक है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा अगर धनात्मक की बात करता है तो, और अगर ऋणात्मक की बात करता है तो ऋणात्मक आपके पास क्या है, आपके घड़ी की विपरीत दिशा। ऋणात्मक आपके पास क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तो आप देखो यहां पर मुझे जो फेज सीक्वेंस मिल रहा है इस जगह पर, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है आर वाई और बी। उधर की तरफ जो फेज सीक्वेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आर बी वाई। तो ये आर बी और आपके वाई। तो अभी तक आपको फेज सीक्वेंस के बारे में पता लग गया होगा कि फेज सीक्वेंस होता क्या है। बोले कुछ भी नहीं होता, जो फेज पैदा हुए थे वो किस हिसाब से पैदा हुए थे, यही आपके फेज सीक्वेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, उत्पादित फेजों का वास्तविक क्रम कला अनुक्रम कहलाता है। फेज सीक्वेंस को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव मतलब घड़ी की दिशा होगी। दूसरा आपके पास होता है नेगेटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस मतलब घड़ी की विपरीत दिशा होगी। और नेगेटिव फेज सीक्वेंस जो है वो इंडिया में यूज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत में निम्न में से कौन से फेज सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलोगे भारत में नेगेटिव फेज सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना, भारत में नेगेटिव फेज सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलो और आगे बातें करते हैं अपन। आपको पता होना चाहिए यार कि जैसे ये वाला फर्स्ट पॉइंट था और ये जो आपने है ना, ये आपका सेकंड पॉइंट है। अभी मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं। आपको पता होना चाहिए जो फेज सीक्वेंस होता है ना, फेज सीक्वेंस हम क्या करते हैं, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो फेज सीक्वेंस का निर्धारण आपके कला अनुक्रम मापी की सहायता से किया जाता है। तो इसे कला अनुक्रम, इसे कला अनुक्रम मापी, कला अनुक्रम मापी हिंदी में कहते हैं कला अनुक्रम मापी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बड़ा सिंपल, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। क्या हो जाएगा आपके पास, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। तो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की, इससे कला अनुक्रम मापी फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अच्छा, जैसे ही फेज सीक्वेंस इंडिकेटर आ गया ना, आपके प्राण ले लेगा, ये पता है, क्योंकि आपने शब्द इस्तेमाल तो कर दिया फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, और अगर आप इस शब्द को हैंडल नहीं कर पाए ना, सही बता रहा हूँ, बहुत डाउन करेगा आपको ये, है ना, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। अच्छा, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं कि फेज सीक्वेंस इंडिकेटर जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इसमें एक एल्यूमिनियम डिस्क होती है, उस एल्यूमिनियम डिस्क के घूमने की दिशा के आधार पर हम फेज सीक्वेंस ज्ञात करते हैं। अभी अगर मान लो इधर की तरफ घूमी और इधर लिखा हुआ है आपके पास आर बी वाई, तो फेज सीक्वेंस आर बी वाई होगा। अगर इधर की तरफ घूमी और इधर लिखा हुआ है आर वाई बी, तो हम वहां पढ़ के बता देंगे आपके आर वाई बी होगा। तो कुछ नहीं होता, बड़ा नॉर्मल सा आपके इंस्ट्रूमेंट है ना। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बना रहा, बस मैं इंस्ट्रूमेंट का मॉडल बना रहा हूं, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ हम टीचर लोग जो कुछ भी करते हैं वो आपके पास क्या है, उनका प्रारूप होता है ना। वास्तविक आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उससे उसका डिफरेंट होना लाजमी है, क्योंकि प्रारूप ही होता है और एक्चुअल ही होता है। तो ये मैंने इस तरीके से डिफ्लेक्शन दे दिया और ये यहाँ पे ऐसे रख दिया, क्लियर। ये आपके पास डिस्क है, ऐसे घूमेगी निडल जब सप्लाई दोगे आप। चलो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं आर वाई बी, और ये मेरे पास डिस्क है, ये मेरे पास आपकी क्या है, डिस्क है। तो डिस्क बना देते हैं इधर की तरफ, इस तरीके की डिस्क है, और डिस्क के घूमने पर हम पता करेंगे आपके, ठीक है। चलो तो अभी देखना, यहां पर अगर मान लो मैंने फेज सीक्वेंस दिया, ये तो पहला, ये मैंने इधर दूसरा और तीसरा, ठीक है, इस तरीके से फेज सीक्वेंस जोड़ूंगा इसको, और इसके घूमने पर तो यहां पे लिख देते हैं हम आर वाई बी, और यहां लिख देते हैं हम आर बी और वाई। ये आपके पास क्या है, कला अनुक्रम मापी है। अब कला अनुक्रम मापी के बारे में देखो, मैंने आपको क्या क्या बातें बताई है,
है ना। मैंने आपको क्या बताई है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर आधारित है ना। तो हम क्या बोलेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये आपके पास क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है, के सिद्धांत पर आधारित होता है, आधारित होता है। ठीक है, यह 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, साथ में हम क्या बात करते हैं, एल्यूमिनियम डिस्क, आउटर आपके एल्यूमिनियम डिस्क होती है, एल्यूमिनियम डिस्क के घूमने की दिशा, एल्यूमिनियम डिस्क के घूमने की दिशा, है ना, फेज आपके सीक्वेंस निर्धारित करती है, फेज सीक्वेंस निर्धारित करती है। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि भाई फेज सीक्वेंस क्या होता है, बोले उत्पादित फेजों के वास्तविक क्रम को कला अनुक्रम कहते हैं। दूसरा, फेज सीक्वेंस कितने होते हैं, बोले फेज सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस और नेगेटिव फेज सीक्वेंस। तीसरा, फेज सीक्वेंस किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, बोले फेज सीक्वेंस इंडिकेटर की सहायता से ज्ञात करते हैं, हिंदी में कहते हैं कला अनुक्रम मापी। और कला अनुक्रम मापी जो है वो इस तरीके का दिखता है, कुछ नहीं करना है, लाकर आपके ऐसे जोड़ना है ना। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर आधारित होता है और एल्यूमिनियम डिस्क घूमने की स्थिति देखकर वहां पर अंकित आपके पास जो फेज सीक्वेंस होता है वही आपके फेज सीक्वेंस होता है। क्लियर, चलो इसको हटाते हैं, फिर उसके बाद हम इससे आगे की बात करते हैं। तो चलिए, अभी आपके क्या है, क्लियर हो चुका है, और अब जब ये क्लियर हो गया है तो हम कुछ और बढ़िया बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप फेज सीक्वेंस इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे थे, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। अब देखो, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से आप कर क्या रहे हो, आप फेज सीक्वेंस ज्ञात कर रहे हो। अब आपने जो फेज सीक्वेंस ज्ञात करा वो वास्तविक फेज सीक्वेंस नहीं है, और आपको फेज सीक्वेंस जो चाहिए वो अलग चाहिए था, वो फेज सीक्वेंस आपके अलग आ रहा है ना। तो यदि मापा गया फेज सीक्वेंस वास्तविक फेज सीक्वेंस से अलग है तो किन्हीं भी 2 फेजों को आपस में बदलकर वास्तविक फेज सीक्वेंस ज्ञात किया जाता है। मतलब देखो, आपने इस तरीके से कनेक्ट किया, ये 3 आपके पास फेज है, इसको आपने ऐसे जोड़ा हुआ है, और आपने देखा कि यार ये वो नहीं आ रहा है जो मुझे चाहिए था, तो कुछ मत करो, इसको आपके क्या रिवर्स कर दो, मतलब इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो। ऐसा करने से आपको क्या है, एक्चुअल फेज सीक्वेंस मिल जाएगा। तो अब देखो, यदि मापित कला अनुक्रम वास्तविक कला अनुक्रम से अलग हो, वास्तविक कला अनुक्रम से अलग हो तो किन्हीं दो फेजों को आपस में बदलकर सही कला अनुक्रम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो किन्हीं 2 आपके क्या है, फेजों को आपस में बदलकर सही कला अनुक्रम प्राप्त करते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, कोई भी 2 फेज लेने हैं और उन्हें आपस में बदलना है। ऐसा करने से सही कला अनुक्रम आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये फेज सीक्वेंस वो नहीं आ रहा जो मेरे को चाहिए था, आ जाएगा, है ना। आपने कुछ नहीं करना है, कोई भी 2 फेज रिलीज करने हैं, उनको रिवर्स करना है, ऑटोमेटिकली अब फेज आ जाएगा। अब आप मार्क कर दो वहां पे जो लिखा हुआ है डिस्प्ले के अंदर कि ये फेज सीक्वेंस आपका चलेगा। क्लियर, तो ये था आपके पास फेज सीक्वेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी। देखो, 3 फेज प्रणाली में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, उन शब्दों के बारे में पता, और उन शब्दों में हमने सबसे पहला पढ़ा फेज सीक्वेंस, कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। अब देखो, फेज सीक्वेंस पढ़ लिया, लेकिन फेज सीक्वेंस से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, है ना, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि फेज सीक्वेंस से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो फेज सीक्वेंस से क्वेश्चन जो आता है ना, बहुत ही आपके क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। आपसे कहता है कि मेरे पास ACB कला अनुक्रम
कला अनुक्रम का व्युत्क्रम कला अनुक्रम, व्युत्क्रम कला अनुक्रम क्या होगा। अब आप देखना क्वेश्चन पूछने की टेक्निक में बार बार आपके अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। आप देखो ये क्वेश्चन आपके पास है व्युत्क्रम कला अनुक्रम, तो आप देखो या तो ये पूछ सकता है कि भैया ये फेज सीक्वेंस है, फेज सीक्वेंस की वैल्यू चेंज कर देगा, है ना, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर भी कुछ आंकड़े चेंज कर देगा, आपने इसकी टेंशन लेनी है कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि व्युत्क्रम आपके कला अनुक्रम, या फिर आपसे क्या पूछेगा, पहला तो ये पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगला फेज सीक्वेंस, अगला कला अनुक्रम, कला अनुक्रम, अगला कला अनुक्रम। और अगले कला अनुक्रम के बाद अगर मान लो ये नहीं पूछता है तो पूछेगा अगले का व्युत्क्रम, है ना, या फिर आपसे क्या पूछेगा, आपके पास व्युत्क्रम का अगला, सॉरी व्युत्क्रम का अगला, व्युत्क्रम का अगला। तो देखो एक तो पूछेगा रिवर्स, एक पूछेगा आपके नेक्स्ट, और एक रिवर्स का नेक्स्ट। तीन क्वेश्चन आपसे निकलते हैं इस जगह से, ये आपने ध्यान रखना है। और मैं अभी क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ निकालना सिखा दूंगा। अब देखो फेज सीक्वेंस क्या मिलता है, या तो फेज सीक्वेंस मिलेगा इस फॉर्मेट में, या फिर फेज सीक्वेंस आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा UVW की फॉर्मेट में, बड़ी पॉपुलर फॉर्मेट होती है, या फिर आपके पास मिलेगा RYB की फॉर्मेट में, है ना। तो इनसे भी घबराना नहीं है यार कि ABC आ गया, गुरुजी ने तो ये क्वेश्चन करवाया था और ये नहीं है, सब छोटी मोटी बातें। देखो यार ये ना, आप जितनी चिंता लोगे आपके क्या है उतना ही चिंतित होगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से हैंडल करना है। मतलब आपके प्रश्न क्या आएगा, या तो ये पूछेगा, नहीं तो इससे ये पूछ सकता है, या फिर इससे ये पूछ सकता है, या आपके इसकी जगह पर ये दोनों में से कोई एक मिल सकता है। क्वेश्चन सेम तरीके से पूछेंगे। अब आपने क्या करना है कि किसी भी फेज सीक्वेंस को हम क्या, किसी भी फेज सीक्वेंस का व्युत्क्रम कैसे करते हैं और नेक्स्ट कैसे करते हैं, और नेक्स्ट करना आ गया तो फिर नेक्स्ट का आपके तो कर ही दोगे आप। अब आप समझो, जैसे कि मान लो आप एक सर्कल बनाओ, ये आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया। अब देखो सर्कल के अंदर आपको जो गिवन है वो लिख दो। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, AC और आपके एक AC और ये B। अब ACB जो है इससे अगला चाहिए, तो A के बाद अगला क्या आ रहा है आपके, ये आ रहा है, तो अगला फेज सीक्वेंस ये हो जाएगा। तो अगला फेज सीक्वेंस अगर मैं बात करता हूं तो आपको मिलेगा CBA। तो अब देखो अगला फेज सीक्वेंस आपके पास क्या आ गया, CB और A। अच्छा, इससे अगला अगला हो सकता है, जैसे कि ये अगला है तो यार ये भी अगला ही है, तो BAC भी अगला ही है ना। तो यहां पर BAC भी अगला ही है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप नेक्स्ट को ही उत्तर मानने की कोशिश करते हो, मतलब आप सुनना ही नहीं चाहता, मतलब बच्चा तो सुनना ही नहीं चाहता कि ये ऑप्शन राइट होगा, है ना। वो कहता है गुरुजी इसका अगला तो ये होता है ना, ये कहां से अगला हो गया। एक बार बताओ, मेरे आगे के आगे वाला भी मेरा आगे वाला ही है, और वो भी मेरे अगले में ही आएगा। तो अगर मान लो मैं नहीं चाहता कि आप इस पर, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो जब ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप जिद क्यों कर रहे हो उसके लिए। अगर ऑप्शन में होता तो हम लगा देते ना टिक यार, और अभी ऑप्शन में वो वाला है तो हम वही अगला मानेंगे। तो आपको या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। अच्छा, व्युत्क्रम करते हैं। अब देखो ये आपका सीक्वेंस था ये वाला, और अगर मैं इसको ऐसे उल्टा गिनता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम फेज सीक्वेंस ABC हो जाएगा। तो अगर मैं व्युत्क्रम की बात करता हूं तो व्युत्क्रम फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ABC। व्युत्क्रम फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है। अच्छा, ABC ऑप्शन में हो सकता है, BCA हो सकता है, ये आपके पास BCA हो सकता है, या CAB हो सकता है। ये सब रिवर्स फेज सीक्वेंस। आप देखो समझना, डेप्थ को समझना यार। क्या होता है, आप उल्टे का मतलब आपके पास, देखो एक बंदे ने बोला कि यार ये मेरे पास, ये मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो अगला बंदा क्या बोलता है, इसको ही उल्टा बोलेंगे, ये उल्टा, उसके लिए यही उल्टा है, जबकि ये नहीं है यार। अभी अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं और यहां से मैं ऐसे घूम रहा हूं, ये भी उस पोजीशन का आपके क्या है, रिवर्स ही है। बात समझ रहे हो। तो ये सब आपके पास रिवर्स है। अक्सर क्या करता है, वो क्वेश्चन में घुमाता है आपको, आप उसको अच्छी तरीके से पता है, रट के बैठा हुआ है, अच्छी तरीके से पता है उसको, रट के बैठा है, मास्टर ने रटा है इसको, है ना। तो ये ऑप्शन में डालेगा ही नहीं, ये डालेगा ऑप्शन में, लो बेटा, ठीक है, और वहीं पर लड़का गच्चा खा जाएगा। और अगर मान लो आप एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा सोच रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठ के उस पर चिंतन मंथन, है ना, या विचार कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं, तुम्हारे लिए खड्डा खोद रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन तो रुक गया।
अभी आप देखना यहां पर हम बात करते हैं व्युत्क्रम का अगला, तो ये व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है और इसका अगला निकाल रहे हो, तो इसका अगला क्या हो जाएगा आपके बी सी और आपके ए। तो व्युत्क्रम का अगला आपके पास क्या हो जाएगा बी सी ए, या फिर आप निकालते हो तो सी ए बी, ये इसके नेक्स्ट फेज सीक्वेंस हो गए। अभी आप देखो मैं इसके साथ खेलता हूं थोड़ा सा, सारे क्वेश्चन इसके साथ खेलता हूं। देखो एक तो क्या होता है सर्कल, शुरुआत में हम सर्कल से सिखाते हैं आपको, लेकिन जब आप प्रो बन जाते हो ना तो फिर हम सर्कल हटा देते हैं। हाँ ध्यान रखना, सर्कल किसके लिए है, आपके बिगनर्स के लिए है ना। सर्कल आपके क्या है, शुरुआती बच्चों के लिए, लेकिन जो प्रो है बच्चे ना उनके लिए सर्कल नहीं है यार, है ना, वो तो प्रो है यार, वो क्यों करेंगे। यू वी और ये आपके पास क्या है डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, और यू वी डब्ल्यू का आपके नेक्स्ट। तो अब मुझे देखना यहां पर हम बात करेंगे रिवर्स, रिवर्स, ठीक है, और रिवर्स के बाद हम बात करेंगे आपके पास क्या है नेक्स्ट, और ये आपके पास है रिवर्स का नेक्स्ट। तो रिवर्स नेक्स्ट और आपके पास क्या रिवर्स का नेक्स्ट। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं ये अभी हमारे को जो गिवन फेज सीक्वेंस है वो ये वाला है, गिवन फेज सीक्वेंस हमको ये दिया हुआ है। तो अभी आप देखो, हाँ तो आपके इसका नेक्स्ट बोलो, तो आप क्या बोलोगे, इसका नेक्स्ट ये हो जाएगा वी डब्ल्यू यू, तो वी डब्ल्यू यू। इसके अलावा बोले सब डब्ल्यू यू वी भी हो जाएगा, डब्ल्यू आपके यू और वी भी इसका नेक्स्ट हो जाएगा। रिवर्स करो, बोले रिवर्स ऐसे दिया हुआ है तो ऐसा रिवर्स हो जाएगा, ये आपके यू डब्ल्यू वी ये रिवर्स हो जाएगा। और क्या रिवर्स हो सकता है, बोले और रिवर्स आपके पास डब्ल्यू वी यू भी रिवर्स है, और क्या हो सकता है, बोले वी यू डब्ल्यू भी रिवर्स की कैटेगरी में ही आएगा। अच्छा रिवर्स का नेक्स्ट, तो देखो ये रिवर्स है, ये रिवर्स है, और रिवर्स के नेक्स्ट ये पड़े हुए, तो ये दोनों रिवर्स के नेक्स्ट हैं। तो यहां पर डब्ल्यू वी यू या वी यू डब्ल्यू ये रिवर्स के नेक्स्ट है। आर वाई बी में दे देता तो डरने की तो बात ही नहीं यार, आर वाई बी से क्या डरना। आर वाई बी में अगर देता, अब देखो आर वाई बी को मैं सर्कल से नहीं समझाऊंगा, सर्कल हो गया ना बस काफी है सर्कल। अब आर वाई बी की तरफ चलते और अब हम प्रो की तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ऐसे नूब की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके पास आर वाई बी है, आर वाई बी है। अब ध्यान देना, जब भी आपको रिवर्स पूछेगा मिड वाले को क्रॉस कर दो, ठीक है। अब बोलो आर बी, अब क्या हो जाएगा आर बी और ये वाई, ये आपके पास क्या हो गया रिवर्स, ये क्या हो गया आपके पास रिवर्स। आप देख लो आर वाई बी रिवर्स करोगे तो आर बी वाई आ गया ना रिवर्स। तो कुछ डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, मन में ही सोचना हो जाएगा, और नहीं तो बीच वाले को हटा दो रिवर्स निकल गया, है ना। ये आपके पास, तो ये आपके पास फेज सीक्वेंस आ गया, ये रिवर्स फेज सीक्वेंस आ गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट फेज सीक्वेंस कैसे याद करते हैं, जब भी नेक्स्ट आपको निकालना हो फर्स्ट को क्रॉस करो। तो जैसे मैं इसको फर्स्ट को क्रॉस करूंगा तो ये आपके पास हो जाएगा वाई बी और आपके आर। अभी इसको क्रॉस करूंगा तो बी आर और ये वाई, इसको क्रॉस करूंगा तो आर वाई बी। आप देखो तीसरा फेज सीक्वेंस उस ओरिजिन फेज सीक्वेंस के बराबर आया कि नहीं आया, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं नेक्स्ट फेज सीक्वेंस निकालते हैं। अभी आप देखो फिर से देखो आप इस चीज को, मैं इस रिवर्स के नेक्स्ट फेज सीक्वेंस याद करता हूं। तो जैसे कि ये रिवर्स के निकालूंगा तो इसको क्रॉस करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बी वाई आर। इसका फेज सीक्वेंस यहाँ फर्स्ट रिवर्स करेंगे, फर्स्ट क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई आर और आपके पास बी, फिर ये क्रॉस करेंगे तो आर आर बी वाई। अब देखो आर बी वाई से स्टार्ट किया था तो वापस वहीं आके रुक रहा है। तो इस तरीके से हम आपके फेज सीक्वेंस, नेक्स्ट फेज सीक्वेंस और रिवर्स फेज सीक्वेंस, तो देखो मैं क्या समझा पाया अभी तक आपको, मैं ये समझा रहा हूं कि जब आप आपके नेक्स्ट निकालते हो, है ना, तो आप फर्स्ट को क्रॉस करते हो, आप फर्स्ट को क्रॉस करते हो, और जब आप क्या करते हो रिवर्स निकालते हो, जब आप रिवर्स निकालते हो तो मिड जो है मिड को आप क्रॉस करते हो। तो यहां पर मैं आपको जो सुपर ट्रिक देने वाला हूं वो ये होगी कि भाई आप ये सर्कल वर्कल के चक्कर में ना पड़े, वहां वैसे स्पेस नहीं होता, और जैसे आप कोई मांडूने मारने जाते हो ना तो वो आपका बीपी बढ़ा देंगे,
समझ रहे हो, स्पेस कम के अंदर आप बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप ओरल बनो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चीज़ों को मौखिक सॉल्व कर पाओगे, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं समझता हूँ कि आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जो है आप अपना ख्याल रखना, आप पढ़िएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।